हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कौन सा करने जा रहे हैं हम? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं वो है AS 11। चलिए आइए करते हैं। क्या है AS 11? क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी हमें AS 11 की? बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ना, इसका नोट कर लो। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये इसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का। अब बात आती है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया। तो पहले ये जान लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया। आप सब मुझे एक बात का जवाब दो। जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं वो क्या कांस्टेंट होते हैं? क्या वो कांस्टेंट होते हैं कि भाई इस पूरे साल $1 80 रुपए का चलेगा? ठीक है, क्या ऐसा होता है कि इस पूरे साल $1 80 रुपए का चलेगा? ऐसा होता है? नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या है? आज ऐसे, फिर 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 डॉलर को जगह, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ कुछ भी, मतलब कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहता है। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है, होती रहती है। तो भाई जो चीज कांस्टेंट नहीं है, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है तो हमें उसकी अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, हमें उसकी अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो? फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो, आप बाय करते हो, आप सेल करते हो, आप लोन लेते हो, लोन देते हो, बहुत सारी चीजें आप करते हो फॉरेन करेंसी में। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो ये आपका पीएनएल है, ठीक है, ये पीएनएल है, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे जो भी आपने रिकॉर्ड कर रखा है $10, ठीक है, $200, यहाँ पे भी आपकी जो भी वैल्यू है $5, $600, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने एसेट वगैरह दिखा रखे हैं $5000 या जो भी दिखा रखा है भाई। अब ये सबकी वैल्यू क्या होगी? ये सबकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि मान लो आज $1 चल रहा है 80 रुपए का, कल को यही $1 हो जाएगा 79 रुपए का, फिर पता चला ये $1 उठ के पहुंच गया 82 रुपीज का। डॉलर तो डेली फ्लक्चुएट हो रहा है, डॉलर तो डेली फ्लक्चुएट हो रहा है। तो भाई मैं अपना एक्चुअल पीएनएल और बैलेंस शीट किस रेट को यूज करके बनाऊं? किस रेट को यूज करके बनाऊं? क्योंकि देखो, फॉरेन करेंसी में दो वर्ड आते हैं। फॉरेन करेंसी में क्या होता है? ये इंडिया है ना, ये क्या है? ये इंडिया है। अब इंडिया है तो यानी हेड ऑफिस इसका ये है। इसने अपनी कोई ब्रांच या कुछ भी मान लो यहाँ पे ओपन कर रखी है ना, ये यूएसए मान लो यहाँ पे इसकी ब्रांच है। अब अल्टीमेटली यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, वो लास्ट में तो यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब आप कंसोलिडेट करोगे तो आप कौन सा ट्रांजेक्शन यूज करोगे, कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करोगे? क्योंकि साल भर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हर दिन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, है ना, और एक दिन में भी कई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो हर दिन का एक्सचेंज रेट लेके एक एक्सेल सीट बनाऊंगा और एक एक को मैं ये करूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्या होता है? वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं फॉरेन करेंसी रेट्स में। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए? ठीक है, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, इसके लिए ये रेट है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता, तो मेरा मन कहता है कि नहीं, मैं तो इस रेट पे करूंगी। दूसरा आता कहता नहीं, मैं तो इस रेट को यूज करती हूँ। सब अपने अपने मन की करते करते कि करते। देखो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स है, तो उन्होंने क्या किया? बाय किया, कोई भी मटेरियल बाय किया, मान लो $10,000 का, है ना। ये जो $10,000 का जब उन्हें बाय किया था, तब जो रेट था, मान लो वो रेट था $50 का रेट था, ठीक है। मिस्टर एक्स ने बाय किया $10,000 का मटेरियल, जब रेट था $50 का, ठीक है। अब 31 मार्च को जब हमारी बैलेंस शीट क्लोज होती है, तब ये रेट पहुंच गया 52 का।
ठीक है, क्या पहुंच गया ये रेट पहुंच गया 52। सॉरी डॉलर साइन नहीं आएगा, ठीक है, ये जो रेट है पहुंच गया, रुपए 50 पहुंच गया, $1 में 50, ₹52 पहुंच गया। अब क्या था, अब क्या था, दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है ना, और ऑप्शन 2। क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन है रिकॉर्ड करो यूजिंग ठीक है, इसको काटो, रिकॉर्ड करो यूजिंग $1 इक्वल ₹50। और दूसरा ऑप्शन क्या है, रिकॉर्ड करो $52 के हिसाब से, $1 इक्वल 52 के हिसाब से। अब दो है ऑप्शन है, जिसकी जो मर्जी है करे, मिस्टर एक्स की मर्जी है, वो चाहे ये ऑप्शन ले ले चाहे ये ऑप्शन ले ले, कोई भी ऑप्शन ले ले, है ना। तो अब ऐसी मिस्टर एक्स ने किया, ऐसी मिस्टर वाई ने किया, दोनों की अपनी मर्जी है, दोनों में से दो ऑप्शन अवेलेबल है, कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर रेगुलेशन, स्टैंडर्ड का एक ही काम होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड का एक ही काम, यूनिफॉर्मिटी लाना, स्टैंडर्डाइजेशन लाना, जिससे आप उसको कंपेयर कर सको। हमने पहले अकाउंटिंग लेक्चर में जो अपना पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही पढ़ा था, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी हमें ऐसी ही सारी चीजें बताई हैं। आई होप सो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा आया और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसका सिग्निफिकेंसी क्या है, इसका सिग्निफिकेंसी है स्टैंडर्डाइजेशन करना ऑफ द अकाउंटिंग of a effect of changes in foreign currency transaction, because there are various options, various exchange rate, various complexity, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप सो ये एक फॉर्मेशन था कि कैसे होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स बता दूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब इंडिया है तो इंडिया अपना बिजनेस मान लो बाहर कहीं कर रही है एक कंट्री में, ठीक है, ये एक कंट्री है, दूसरी कंट्री यूके है, यहाँ पे इंडिया बिजनेस कर रही है, ठीक है। ये इंडिया क्या है, ये हेड ऑफिस है और यूके में इसकी ब्रांच, राइट। इंडिया में हेड ऑफिस है और यूके में इसकी ब्रांच है, समझ आ गया। अब क्या होगा, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे ये सारी चीजों को क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी ना। ईयर एंड पे कंसोलिडेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा, कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा ईयर एंड पे। ब्रांच है, ब्रांच की सारी चीजों को लास्ट में हेड ऑफिस में लाके मर्ज किया जाता है, करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक चीज है, ये जो हेड ऑफिस है ना, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। और रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस की जो करेंसी होती है, जैसे कि इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपी करेंसी चलती है ना। तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस की जो करेंसी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग करेंसी। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग करेंसी। और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो करेंसी यूज होगी उसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी। अब आप सबको पता है यूके में कौन सी करेंसी यूज होती है भाई, यूके में जो करेंसी यूज होती है वो पौंड यूज होती है, साइन बनाना मुझे ढंग से नहीं आता, ठीक है, पाउंड यूज होती है यूके में, समझ में आ गया। तो इंडिया में हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को हम रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस बोलेंगे क्योंकि वो कंसोलिडेट करेगी और वो उसकी जो करेंसी होगी उसको हम रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे। तो इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग करेंसी हो जाएगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस एंटिटी किस तरीके से फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई बिजनेस एंटिटी किस तरीके से फॉरेन करेंसी में काम कर सकती है, ठीक है। दो तरीके होते हैं, ठीक है, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। किसी भी बिजनेस एंटिटी के पास फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करने के लिए दो तरीके होते हैं। कौन से होते हैं वो दो तरीके, देखो, ठीक है। एक होता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और एक होता है
फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है, फॉरेन ऑपरेशन। हम पहले देखेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कि भाई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इसकी खासियत क्या है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन या तो डिनोमिनेटेड होते हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है, डिनोमिनेटेड होते हैं किस में, डिनोमिनेटेड होते हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी। ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटेड हो फॉरेन करेंसी में, जैसे कि मिस्टर ए ने बाय करा था क्या, $10,000 के गुड्स बाय करे थे मिस्टर ए ने। मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए ने गुड्स बाय करे थे $10,000 के, किस में डिनोमिनेटेड था, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड था, ठीक है। एंड या तो रिक्वायर हो सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी, रिक्वायर हो सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी। मैं भले बोलूं कि भाई मैंने यूएसए से या चाइना से किसी और कंट्री से, फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करे हैं जिसकी कॉस्ट है मान लो 25 लाख, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मैंने यूएस से गुड्स इंपोर्ट करे कॉस्टिंग 25 लाख रुपीज। मैं आपको जरूर बता रही हूँ 25 लाख के गुड्स इंपोर्ट करे, बट एक्चुअल में जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने जो 25 लाख के गुड्स इंपोर्ट करे, उसकी रियलिटी ये है कि जो 25 लाख के मैंने गुड्स इंपोर्ट करे हैं उसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, मतलब जो आज का रेट चल रहा है, मतलब $50 का चल रहा है, मैं अगर करूं तो 50,000। एक्चुअल में जो मैंने गुड्स इंपोर्ट करे हैं वो किसके हैं, वो $50,000 के गुड्स हैं। कितने के डॉलर गुड्स हैं, $50,000 के गुड्स हैं। वो तो बस क्योंकि अभी का रेट जो है वो $1 इक्वल 50 चल रहा है, तो मैं आपको सिंपली बोल रही हूँ कि मैंने जो गुड्स इंपोर्ट करे हैं वो कितने के करे हैं, 25 लाख, 25 लाख। मैं आपको भले बोलती हूँ मैंने 25 लाख के गुड्स इंपोर्ट करे, लेकिन मुझे पेमेंट कितने की करनी है, मुझे पेमेंट करनी है $50,000 की। क्योंकि अगर मैं यहाँ किसी से बोलूं कि मैंने अमेरिका से $50,000 के गुड्स इंपोर्ट करे, तो शायद उसे समझ ना आए, है ना, लोगों को प्रॉब्लम हो। तो मैं लोगों को वो मतलब क्या कहते हैं, एक अनइजीनेस ना हो या कुछ, तो मैं सिंपल बोलती हूँ 25 लाख के गुड्स इंपोर्ट करे। भैया 25 लाख के गुड्स इंपोर्ट नहीं करे हैं, मैंने $50,000 के गुड्स इंपोर्ट करे हैं। आज 50 का रेट है, अगर कल 60 पहुंच जाएगा तो मुझे 25 लाख की जगह कितने देने पड़ेंगे, 30 लाख देने पड़ेंगे। समझ में आ गया। या तो सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में रिक्वायर्ड हो या वो डिनोमिनेटेड हो फॉरेन करेंसी में, ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप विदेश में जाके ब्रांच खोले बैठे, ना बबन ना, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। मेरा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अगर मैं विदेश से एक छोटा सा सामान भी खरीद लूँ ना, तो वो भी मेरे लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। बाय और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो आप गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, पहला। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, असेट को एक्वायर कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ठीक है। अब आप असेट को एक्वायर करोगे यानी असेट को खरीदना, सिंपल सी मैं बात बोलूं, असेट को सेल करना या बेचना, ठीक है ना। असेट को बाय या सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आएगा। या आप क्या कर रहे हो, इसके अलावा आप लोन ले रहे हो या लोन दे रहे हो, ठीक है। तो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ असेट, और डिस्पोजल ऑफ असेट, ठीक है। या क्या हो, या आपने बोरो किया हो पैसा, बोरो और लैंड ऑफ फंड्स, या तो आपने फंड्स बोरो किए हो या आपने फंड्स उधार दिए हो। लास्ट, आप पार्टी बन गए हो,
अनपरफॉर्म्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आप पार्टी हो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी तभी बात समझूंगी, बाकी तो आपको समझ में आया ना। आपने फॉरेन करेंसी में सामान बेच दिया, आपने फॉरेन करेंसी में सामान को सेल कर दिया। मेरे पास कोई पुरानी मशीन पड़ी थी यूएस में, कैसे मशीन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसको कहा भैया ले जाओ तुम इस मशीन को खरीद लो $3000 में। वो मशीन खरीद के ले गया $3000 में, $3000 में खरीद के ले गया, उसके हिसाब से मुझे इंडियन करेंसी में पैसे मिल गए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जो हो रही है उसका मेन जो ये है वो फॉरेन करेंसी। मैंने उससे ये नहीं बोला कि मशीन को उठा के ले जाओ तुम 18 लाख में, मैंने उसे ये नहीं बोला इस मशीन को उठा के ले जाओ 27 लाख में, मैंने बोला इस मशीन को ले जाओ $3000 में, समझना, ठीक है। मैं ये अगर $3000 को 90 के रेट से कंपेयर करोगे तो कितना होगा, 27, सॉरी मैंने उसको ये नहीं बोला कि 27 लाख में ले जाओ, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला 3000 में ले जाओ, यहाँ गलत बोल गई मैं अमाउंट। मतलब मैं उससे कह रही हूँ भाई ये मशीन है $30,000 की है, ले जाओ। वो मेरे से मशीन खरीद के ले गया $30,000 की, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह उससे बोलती कि भाई ये मशीन है ले जाओ 27 लाख की, तो यहाँ क्या है, यहाँ रिपोर्टिंग करेंसी में बात हो रही है ना। बात क्या हो रही है, रिपोर्टिंग करेंसी में बात हो रही है। मैंने रिपोर्टिंग करेंसी में बात नहीं करी, मैंने मशीन बेची, लेकिन मैंने किस में बेची, फॉरेन करेंसी। मैंने बोला मशीन है $30,000 में बेचूंगी, उठा के ले जाओ। समझ में आ गया अंतर। अगर मैं यही बोलूं कि मशीन 27 लाख डॉलर की है तो वो क्या होगा, अलग इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो याद रखना डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी में हो या रिक्वायर हो सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो उसका जो प्रमुख चीज है वो क्या होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, राइट। इंडियन करेंसी यानी रिपोर्टिंग करेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं इंडियन करेंसी नहीं बोलूंगी, रिपोर्टिंग करेंसी ही बोलूंगी, राइट। रिपोर्टिंग करेंसी नहीं होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा बिजनेस एंटिटी जो ऑपरेशन करती है, दूसरा जो बिजनेस एंटिटी अपना फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करती है, फॉरेन में डील करती है, वो कैसे करती है, वो डील करती है फॉरेन ऑपरेशन के थ्रू। अब फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, ये तो स्पेलिंग गलत लिखी है थोड़ा सा, जी एन, ठीक है ना। फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखो फॉरेन ऑपरेशंस ना दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब आप कहोगे इंटीग्रल क्या होता है और नॉन इंटीग्रल क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ। इंटीग्रल का मतलब अगर मैं बोलूं तो इंटीग्रल का मतलब है ऐसी ब्रांच जो कि डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब क्या है भाई, मतलब ये जो भी करना होगा A to Z, छोटी से छोटी चीज करनी होगी जाएगी। मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं इसको खरीद लूं, मैं इसको बेच लूं, मैं इसको इस रेट पे कर दूं, मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए क्या जाएगी, हेड ऑफिस के पास जाएगी। इंटीग्रल का क्या मतलब है, ये एक डिपेंडेंट ब्रांच होती है। कैसी ब्रांच होती है, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट ब्रांच की तरह है। जैसे एक डिपेंडेंट होती है ना, वैसे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और नॉन इंटीग्रल क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये हर बात के लिए हेड ऑफिस के पास नहीं जाएगी, मैं ऐसा कर लूं कि नहीं करूं, मैं ये सामान खरीद लूं कि नहीं खरीदूं, मेरी ये कोई एसेट बेचनी है बेचूं कि नहीं बेचूं। लेकिन इंटीग्रल वाली हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए आपके पास पहुंच जाएगी कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अंतर होता है, ठीक है। तो ये अपना बिजनेस कैसे करती है, जैसे कि एक्सटेंशन है, ठीक है। ये कैसे करती है बिजनेस, ये करती है एज एक्सटेंशन। ये किस तरह से एक्ट करती है, एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। भैया ये रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस का क्या है, एक्सटेंशन है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा एक कोचिंग क्लास चलता है, उसकी दो ब्रांचेस चलती हैं, ठीक है। एक ब्रांच मान लो लोकेशन ए में चलती है और एक ब्रांच लोकेशन बी में चलती है। तो अब बिकॉज कोचिंग क्लासेस मेरी है, ठीक है, मैं लोकेशन ए पे बैठती हूँ, लेकिन लोकेशन बी की A to Z एक भी चीज विदाउट माय परमिशन नहीं हो सकती, विदाउट माय परमिशन नहीं हो सकती। अगर वहां की एसेट्स को बेचना है
दे रिक्वायर्ड माई परमिशन। वहां पे जो भी बैठा हुआ है, ब्रांच हेड जो भी बैठा हुआ है, दे रिक्वायर्ड माई परमिशन। वहां पे कुछ चीज आनी है, दे रिक्वायर्ड माई परमिशन। अगर उन्हें फीस ऊपर नीचे करनी है, दे रिक्वायर्ड माई परमिशन। फॉर एवरीथिंग दे रिक्वायर्ड माई परमिशन। वो मेरे से पूछेंगे तब करेंगे। उनके पास अथॉरिटी क्या करने की है? छोटे मोटे काम के डिसीजन लेने के लिए उनके पास अथॉरिटी है। कोई डे टू डे खर्चा हो गया छोटा मोटा, वो अपने तरफ से कर सकते हैं, उसके डिसीजन वो ले सकते हैं। थोड़ा सा भी बड़ा हुआ अगर, तो वो मेरे पास आएंगे। तो वो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, एक ही सिटी में एक लोकेशन है, लोकेशन बी पे मेरी 2 कोचिंग क्लासेस है, ऐसे समझो। अब क्या है, मैं मान लो मैं बिलासपुर में हूं, मैं बिलासपुर में मेरी 2 लोकेशन पे मेरी कोचिंग क्लास चलती है, लोकेशन ए पे, लोकेशन बी पे। लोकेशन ए पे मैं बैठती हूँ और लोकेशन बी पे एक ब्रांच हेड को मैंने बैठा रखा है। तो लोकेशन बी का ब्रांच हेड कोई भी डिसीजन मेरे बिना नहीं लेता। अब मुझे अपना बिजनेस क्या करना है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने बिलासपुर से निकली और मैंने झांसी में जाकर अपनी एक कोचिंग क्लास खोल ली। अब बिलासपुर और झांसी के बीच का डिस्टेंस बहुत है। ठीक है, बिलासपुर और झांसी के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत है। तो मैंने झांसी में मेरे ही तरह एक क्वालिफाइड सीए को पकड़ा और उस ब्रांच में बैठाया और मैंने कहा देखो, ये पूरी ब्रांच मैंने सेटअप कर दी है। ठीक है, वहां पे जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो सब मैंने किया। ठीक है, वो सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने किया। मैंने बिल्डिंग खरीदी या मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली, मैंने वहां कुर्सी टेबल चेयर डाली, एसीज लगाए, पंखा लगाया, पूरा सेटअप मैंने लगाया। मैंने कहा देखो अब तुम यहाँ पे बैठो, यहाँ के सारे डिसीजंस तुम लोगे। ठीक है, यहाँ के सारे डिसीजंस तुम लोगे, मुझसे हर एक छोटी बड़ी चीज पूछने तुम नहीं आओगे। ठीक है, यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तुम बैठोगे, तुम देखोगे, तुम सब करो। मैंने ब्रांच खोली, मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, बाकी सारी वो चीजें देख रहा है। ठीक है, वो सारे डिसीजंस खुद पे लेगा, वो हर चीज के लिए मेरे पास नहीं आएगा। मैम मैं ये कर लूं, मैम मैं वो कर लूं ना, वो ऐसे नहीं आएगा। हमारे बीच बहुत ही फ्यू ट्रांजेक्शन्स भी होंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी, वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। तो इसके लिए जो डेफिनेशन दी गई है ना आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो दी गई है, इट इज नॉट एन इंटीग्रल ठीक है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इट इज नॉट, दैट इज नॉट एन, इसको दैट इज कर लो ना, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। भैया ये सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नहीं है वो आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। मैंने आपको बता दिया नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन वो होते हैं जहां पे ब्रांच को ऑटोनॉमी होती है, वो अपने डिसीजन ले सकती है। ब्रांच ज्यादा हेड ऑफिस से क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन्स नहीं करती हेड ऑफिस के साथ। ठीक है, वो आपकी होती है क्या, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो एक हो गया इंटीग्रल, एक हो गया नॉन इंटीग्रल। ठीक है, अब बात आती है भाई ठीक है, एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। ठीक है, एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। हम इसमें जो फॉरेन करेंसी के ये हैं आपके इफेक्ट्स है, उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? हमें अल्टीमेटली करना तो वही है, हम पूरा फॉरेन एक्सचेंज पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, here changes in foreign exchange rate। ठीक है, here changes in foreign exchange rate affect individual monetary items। okay, individual monetary item of foreign operation। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चेंजेस हैं in foreign exchange rate affects net investment in foreign operation। ठीक है,
यहाँ पे जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो अफेक्ट है वो नेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम को अफेक्ट करेगा। अब समझ नहीं आया क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, यही प्रॉब्लम होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट की, यही प्रॉब्लम है, सीधे सीधे कुछ नहीं लिखते, बड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या, मान लो मैंने ना ब्रांच सेटअप करी थी यूएसए में, और जब मैंने ब्रांच सेटअप करी यूएसए में तो मेरा पूरा ना $1,00,000 का खर्चा हो गया था। कितने का खर्चा हो गया? मेरा मेरा $1,00,000 का खर्चा हो गया यूएसए में ब्रांच सेटअप करने पे। मैंने यूएसए में ब्रांच सेटअप कर दी, 1,00,000 का मेरा खर्चा हो गया। ठीक, अब ब्रांच सेटअप हो गई, वहां ऑपरेशन कैरिड आउट हो रहे हैं, भले मेरी ब्रांच है क्योंकि, लेकिन इंडिपेंडेंट है, वो अपने सारे ट्रांजेक्शन सारी एक्टिविटीज खुद ब खुद कर रही है ना, अपने सारे ट्रांजेक्शन सारी एक्टिविटी खुद कर रही है, डिसीजन लेने की पावर है उसके पास, सब कुछ है। तो मुझे किससे इंपैक्ट पड़ता है? मुझे बस इस बात से इंपैक्ट पड़ता है कि भाई मेरी नेट इन्वेस्टमेंट की पोजीशन क्या है। अगर $1 80 का है तो मेरी इन्वेस्टमेंट अराउंड 8 करोड़ बढ़ जाएगी। 8 करोड़ बनेगी कि 80 लाख बनेगी? 1 लाख की थी, 80 लाख बनेगी। ठीक है, अगर $1.75 पहुंच गया तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? घट के, उसकी वैल्यू घट के 75 लाख आ गई। बस मेरी नेट इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो यहाँ पे इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम, कैश, डेटर्स, है ना, क्रेडिटर्स, सब इंपैक्ट होते हैं। इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम्स इंपैक्ट होते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, भाई ये मॉनेटरी आइटम्स क्या है और नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या है? तो देखो, मॉनेटरी आइटम्स क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मॉनेटरी आइटम्स वो होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? जो फिक्स्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मॉनेटरी आइटम ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, यहाँ सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपके लिए ना मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी को मैं समझा देती हूँ। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, कहाँ चले, इधर आ जाते हैं, चलो सरक गया तो अच्छी बात है। क्या होते हैं मॉनेटरी आइटम्स और क्या होते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स? देखो ना, आइटम को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। आइटम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होगा मॉनेटरी और एक हो गया नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी क्या है? फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि मान लो मेरी पास मेरे एक ब्रांच में, फॉरेन ऑपरेशन के ब्रांच में कैश पड़ा हुआ है। कितना कैश पड़ा हुआ है मेरे पास? मान लो कैश पड़ा हुआ है $10,000 का, फिक्स्ड है $10,000। क्या है? फिक्स्ड है $10,000, वैल्यू चेंज नहीं होगी। मुझे अपने क्रेडिटर को $15,000 पे करने हैं। $15,000 क्या है? फिक्स्ड है। मुझे वहां अपने डेटर से 16,000, वहां मैंने यूएसए में एक सेल करी थी, डेटर को मेरे ब्रांच ने सेल की थी, मेरी ब्रांच के थ्रू सेल हुई थी, और उस डेटर से मुझे $16,000 लेने हैं। फिक्स्ड है। तो मॉनेटरी क्या है? मॉनेटरी का मतलब ही होता है मनी हेल्ड। ठीक है, मनी हेल्ड एंड असेट एंड लायबिलिटी टू बी रिसीव्ड और पेड आर फिक्स्ड। क्या है इसका? में देखो क्या क्या चीजें आती है। मनी हेल्ड, मनी हेल्ड का मतलब मैंने आपसे सीधा सीधा कहा कि भाई मेरे पास $10,000 रखे हुए हैं, मनी हेल्ड, पहली चीज हो गई। दूसरा, असेट्स और लाइबिलिटी, कुछ भी हो, असेट्स हो लाइबिलिटी हो, या असेट्स एंड लाइबिलिटी लिख लो, असेट्स एंड लाइबिलिटी टू बी रिसीव्ड और पेड। जो रिसीव करना है या पे करना है, ठीक है, वो क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। और फिक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, मनी के टर्म्स से फिक्स्ड है। नॉन मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन दी है, सिंपल डेफिनेशन दी है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर आइटम्स अदर देन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम के अलावा जो भी आइटम है वो आपके क्या है?
वो आपके नॉन मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम के अलावा आपके जो भी आइटम है वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। ठीक है, मनी हेल्ड, असेट एंड लायबिलिटी जो कि पे करना है या रिसीव होना है वो फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मनी में। इसलिए यहाँ पे जो जनरली चीजें आती हैं वो कौन सी आती हैं? पहला तो कैश आता है, दैट इज मनी हेल्ड। आपको जो रिसीव करना है, असेट जो रिसीव करना है वो आपके क्या होते हैं? रिसीवेबल्स, जिसको हम डेटर्स बोलते हैं इंडिया में। ठीक है ना, डेटर्स। आपको जो पे करना है फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मनी में वो क्या हो गए? क्रेडिटर्स। ये हो गया। अब बात आती है कि मेरे पास, आप लोग के दिमाग में अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं बता दी हूँ। इक्विटी शेयर में आपकी इन्वेस्टमेंट है डॉलर में, मॉनेटरी होगा कि नॉन मॉनेटरी होगा? सोच के बताना, मॉनेटरी होगा कि नॉन मॉनेटरी होगा? अगर आपने में से किसी को लगता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज अ मॉनेटरी आइटम, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर कट एक बात लिखी है। क्या लिखी है? फिक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। मान लो आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है डॉलर में, ठीक है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है? मान लो ज्यादा की नहीं है, $100 की इन्वेस्टमेंट है आपकी इक्विटी शेयर में, लेकिन इसकी वैल्यू तो रोज ही चेंज हो रही है। आज जो शेयर $100 का है, कल वो $90 का हो जाएगा, हो सकता है वो $200 भी हो जाए। वैल्यू इज चेंजिंग, वैल्यू इज चेंजिंग ना, फिक्स नहीं है, तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या मॉनेटरी है और क्या नॉन मॉनेटरी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था। अब बात आती है भाई, जब आप फॉरेन करेंसी में ऑपरेशन कर रहे हो, हमारा मोटिव ही क्या है? अल्टीमेटली हमको उसको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें कंसोलिडेट करना है, क्योंकि हमें कंसोलिडेट करना है। भाई जब हमें रिपोर्टिंग करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है और उसको कंसोलिडेट करना है, तो हम कौन सा रेट यूज करेंगे? हमें क्या करना है? हमें ट्रांसलेशन तो करना ही है ना? हमें क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। तो हम ट्रांसलेशन किस रेट पे करेंगे, है ना? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कुछ नहीं होता। ट्रांसलेशन सिंपल सी बात होती है, कन्वर्जन इन रिपोर्टिंग करेंसी। ये आपकी जो रिपोर्टिंग करेंसी है उसमें आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही मतलब होता है ट्रांसलेशन का। तो आप कौन सा रेट यूज करोगे कन्वर्जन करने के लिए? ठीक है, आप कौन सा रेट यूज करोगे कन्वर्जन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना? ये इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि हम कौन सा रेट यूज करेंगे। तो रेट कौन सा यूज करेंगे भाई रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए? तो रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम रेट यूज करेंगे, इसके लिए, अगर वो फॉरेन ऑपरेशन कैसा है? इंटीग्रल है, फिक्स असेट एंड डेप्रिसिएशन। फिक्स असेट एंड डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या यूज करेंगे रेट? देखो, ठीक है, फिक्स्ड असेट एंड डेप्रिसिएशन, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं डेट ऑफ परचेज, एक्सचेंज रेट ऑफ डेट ऑफ परचेज, ऐसे लिखना। हाँ, मैं इसको ये चेंज कर दूं, एक्सचेंज डेट, एक्सचेंज रेट ऑफ डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज पे जो एक्सचेंज रेट है हम वो यूज करेंगे। ठीक है, हम्म। उसके बाद जो भी हमारे इन्वेंट्रीज हैं उसके लिए हम कौन सा करेंगे? इसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? कौन सा करोगे? यहाँ पे आप करोगे एक्सचेंज रेट ऑफ डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज का जो एक्सचेंज रेट रहेगा उसे आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में क्या करोगे? ठीक है,
अगर कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब आप अगर बना रहे हो तो कौन सा करोगे, डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ, जिस दिन आपकी इन्वेंट्री बन के तैयार होगी वो, ठीक है, डेट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। और अगर एनआरवी है तो अगर आप उसकी नेट रियलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हो तो कब का करोगे, तो आप इसको क्लोजिंग डेट का लोगे, है ना, क्लोजिंग डेट लोगे, क्लोजिंग डेट पे जो रेट है वो लोगे, राइट। अब इसकी बात आ रही है भाई, यहां भी हमें ट्रांसलेशन करना है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो आपके जितने भी असेट्स है, लाइबिलिटी हैं, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी, इसको आप किस पे करोगे, इसको आप करोगे क्लोजिंग रेट को लेकर, ठीक है। जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, ऑल दो इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए बोला तो ये गया है कि आप यूज करोगे कौन सा रेट, आप यूज करोगे एक्चुअल रेट, बट एक्चुअल रेट यूज करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कहा है कि आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एवरेज रेट। कौन सा रेट यूज करोगे, एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट को आप यूज करोगे। एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट कुछ नहीं होता, बचपन से निकालते आ रहे हो आप लोग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग का मतलब क्या, 1 अप्रैल दो को जो रेट था, क्लोजिंग 31 मार्च को जो रेट था, मतलब जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस दिन का रेट, और जिस दिन आप फाइनेंशियल ईयर एंड करते हो उस दिन का रेट, ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इन रेट से आप कन्वर्जन करोगे। अब मानी हुई बात है, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज से कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ना कुछ क्या आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्या होगा, एक्सचेंज डिफरेंस होगा, ठीक है, इधर भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा और इधर भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। अब बात ये आती है कि भाई जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा इसका क्या करें, इसको कहाँ लेके जाना है, तो अगर आपका सिंपल फॉरेन ऑपरेशन है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो आप इसको कहाँ में करोगे, चार्ज कर दोगे, किसमें, चार्ज कर दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसमें चार्ज कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और अगर नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन है तो आप एक रिजर्व बनाओगे। क्यों बनाओगे रिजर्व, यहां भी आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि नॉन फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या इंपैक्ट होता है हमारा, नेट इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेट इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट होती है, इसलिए हम इसमें कहा डालते हैं, रिजर्व में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में FCTR भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि ये जो क्लास है आज की थोड़ा सा हैवी ना हो गई हो आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा था ना मजेदार है ये, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है टर्म्स के कारण, इतना फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज भी नहीं होता है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़े, इसमें कहानी को आगे बढ़ाएं। हाँ, एक चीज है जो आगे बढ़ाते हैं और हम उसको लिख लेते हैं, इंडिकेटर्स क्या है, मैंने तो ऑल्दो आपको सारे बता दिए हैं कि ऑटोनोमी हो, डिसीजन मेकिंग की, और आपका हेड ऑफिस से ट्रांजेक्शन्स कम हो रही हो, ये मैंने आपको बताया है ना ऑलरेडी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो हम लोग इंडिकेटर्स लिख लेते हैं, क्या भाई इंडिकेटर्स हैं, है ना, क्या इंडिकेटर्स हैं, आओ। इंडिकेटर्स ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ये क्या क्या है, कोई बहुत बड़ी भारी चीज दे दी है या छोटी छोटी चीजें हैं, देखो। पहला,
पहला है, पता नहीं, इसको काट दो। एक्टिविटीज carried out with significant autonomy। सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है भैया? आपको पूरा अधिकार है, आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन विथ हेड ऑफिस, ठीक है ना। हेड ऑफिस के साथ बहुत कम ट्रांजेक्शन होंगे। जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होगा, मुझे फिक्स एसेट खरीदने पैसे भेज दो, ये नहीं मांगेगा, ये पैसे नहीं मांगेगा ना। फाइनेंस्ड होगा बाय ओनली फाइनेंस बाय मेनली फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, मेनली फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। भैया जो अपने ऑपरेशन से पैसा कमाएगा उसी से अपने क्या कर लेगा, फाइनेंस भी मैनेज कर लेगा। ऐसा नहीं है कि भैया मुझे ये करना वो करना है पैसे दो, ऐसा नहीं होगा। फाइनेंस होगा अपने से। और जो उसकी सेल्स होंगी वो किस में होंगी? सेल्स आर मेनली इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये आपके इंडिकेटर्स हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के, 4 हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी है, निर्णय लेने का अधिकार है, हेड ऑफिस से ट्रांजैक्शंस कम होंगे, अपना जो काम कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है, उसी से अपने आप को फाइनेंस करेगा, हर बात के लिए हेड ऑफिस से पैसे नहीं मांगेगा। और जिसकी सेल्स होंगे वो किस में होंगे? मेनली फॉरेन करेंसी में होंगे। जबकि ऐसा इंटीग्रल ऑपरेशन में नहीं होता, उसमें क्योंकि एक एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है, तो जो मेन ऑपरेशन है वो मेन ही रहेगा, सिर्फ एक्सटेंशन है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आपको ज्यादा सेल्स किस में देखने को मिलेगी? रिपोर्टिंग करेंसी में देखने को मिलेगी, फॉरेन करेंसी में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और उठता है, आज का लास्ट सवाल है, मैं क्लास को और ज्यादा मतलब हैवी नहीं करना चाह रही हूँ। एक बात बताओ आप मुझे, क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहले एक एक्सटेंशन थी, मतलब जो मेरी एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में कर रही थी, वो नॉन इंटीग्रल बन जाए, या मैं जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कर रही थी वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन जाए? क्या ये हो सकता है कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन से नॉन इंटीग्रल हो जाए और नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। मैं पहले एक्सटेंशन से देख रही थी कि क्या मेरे बिजनेस को रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, मेरी ब्रांच को रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे लगा कि मेरे ब्रांच को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने कहा कि मैं इसको नॉन इंटीग्रल कर देती हूँ। मैं पहले इंटीग्रल पे काम कर रही थी, मेरे ये देखने के लिए कि बिजनेस को रिस्पॉन्स कैसा मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने कहा कि मैं इसको क्या कर देती हूँ, मैं इसको इंटीग्रल कर देती हूँ, ठीक है ना। चलो, अगर चेंजेस हो जाए, चेंजेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, कैसे चेंजेस होंगे? देखो कैसे चेंजेस होंगे, चेंजेस समझना, ठीक है। चेंजेस समझना, पहले इंटीग्रल था, अब नॉन इंटीग्रल हो गया। अच्छा, इंटीग्रल में आप कहाँ डाल रहे थे अपना सारा, ये इंटीग्रल में आप अपना सारा का सारा ये कहाँ डाल रहे थे? पहले क्या था? पहले इंटीग्रल था, इंटीग्रल से क्या हो गया? नॉन इंटीग्रल हो गया। जब इंटीग्रल था तो आपका जितना भी डिफरेंस आ रहा था वो कहाँ जा रहा था? वो आप सारा का सारा डिफरेंस किस में डाल रहे थे? वो सारा का सारा डिफरेंस आप पीएनएल में डाल रहे थे। और नॉन इंटीग्रल में आप कहाँ डालते हो? नॉन इंटीग्रल में आप किस में डालते हो? एफसीटीआर में डालते हो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है, यही करते हो ना। तो अब पहले इंटीग्रल था, अब इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल हो गया, तो क्या करोगे? जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस जो भी होगा अब उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर करोगे टू एफसीटीआर,
ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या है, मान लो पहले नॉन इंटीग्रल था, ठीक है ना, पहले नॉन इंटीग्रल था, अब नॉन इंटीग्रल से क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जब नॉन इंटीग्रल था तो किस में जा रहा था आपका, किस में डाल रहे थे आप, एफसीटीआर में डाल रहे थे ना, फॉर एक रिजर्व क्रिएट बन रहा था। इंटीग्रल में किस में डाल रहे थे, पीएनएल में डाल रहे थे। तो ये कह रहा है कि जब नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल बनोगे तो पक्की बात है यहाँ कुछ ना कुछ बैलेंस तो पड़ा ही होगा, पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, बैलेंस तो पड़ा होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैलेंस ना पड़ा हो, ठीक है। तो भाई ये जो बैलेंस पड़ा है इसको चुपचाप पड़े रहने देना, क्या बोल रहा है, ये जो बैलेंस पड़ा है इसको चुपचाप पड़े रहने देना, इसको आपको खत्म नहीं करना है। कब तक खत्म नहीं करना है, जब तक आप अपनी जो नेट इन्वेस्टमेंट है उस ब्रांच में उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, सेल नहीं कर देते, ठीक है, जब तक उसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते या सेल ऑफ नहीं कर सकते। तो वही लिखा है, एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस which have been deferred are not recognized as income or expenses, ठीक है, until dispose of foreign operation। मतलब ये है, अगर मान लो एफसीटीआर में बैलेंस पड़ा है आपका 10 लाख का बैलेंस है, 10 लाख का बैलेंस आपके एफसीटीआर में पड़ा है, तो ऐसा नहीं कि भाई मेरी नॉन इंटीग्रल ब्रांच थी, ठीक है, मेरी नॉन इंटीग्रल ब्रांच थी, अब ये नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल हो गई है, तो ये जो भी बैलेंस मेरा पड़ा है इसको मैं ट्रांसफर कर दूं पीएनएल में। ऐसा नहीं करो, इस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दो टू पीएनएल, ये नहीं करना, ये अलाउड नहीं है। भले नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल हो गई है लेकिन जो एफसीटीआर का बैलेंस है वो एज इट इज ही पड़ा रहेगा, उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करके खत्म नहीं करोगे, ठीक है। तो हमारी इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल की पूरी कहानी यहाँ कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास में देखा हमने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का सिग्निफिकेंस क्या है, हमने देखा कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस क्या है और फॉरेन ऑपरेशंस क्या होते हैं, कितने कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, किसको हम इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं, किसको नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं, और कैसे हम आइटम्स को ट्रांसलेट करेंगे इंडियन करेंसी के अंदर या रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर। ये हमने सारी चीजें सीख ली। हमारा एक टॉपिक जो बचता है वो बचता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो कल की क्लास में फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करूंगी और एक क्वेश्चन और मुझे आपको कराना है, लॉन्ग टर्म लोन अगर आप लेते हो डेप्रिशिएबल असेट खरीदने के लिए तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, क्योंकि पहले तो जनरली पीएनएल में डाल दिया जाता था, एक चेंज आ गया है रूल 46 से और 46 से का, ठीक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वो रह गया है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग पोर्शन है। तो कल के लिए कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, मैं अगर इस क्लास को चाहूँ तो और अभी ले जा सकती हूँ, अगर मैं उस टॉपिक को कवर अप करने आई तो इट विल टेक अराउंड 1 आवर, 1 more hour, तो मैं उसे नहीं चाहती कि और हैवी हो जाए। आज की क्लास को रखते हैं यहीं, कल मिलेंगे और इस लेक्चर को करेंगे कंप्लीट, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आपसे कह दूं, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपका कुछ सुझाव है, कुछ है, तो प्लीज कमेंट करें, बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं रोज ये बात कहना भूल जाती हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद आएगा तो वो खुद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और हाँ, लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको स्टार्टिंग ऑफ क्लास में मिल जाता है, आप जुड़िए और जो भी डाउट्स यहाँ क्लियर नहीं हो पाते हैं वो आप लाइव क्लासेस में कर लीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।